साउंड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, साउंड, वेव मोशन। तो क्या होता है साउंड, क्या है ये साउंड, क्या होता है? अच्छा, म्यूज़िक क्या होती है? म्यूज़िक पसंद है सभी को? म्यूज़िक क्या होता है? और म्यूज़िक क्या होता है? म्यूज़िक को कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा, कौन सा म्यूज़िक सुनते हो तुम? नॉर्मल सॉन्ग। जो पसंद है वही सुनते हो कि अलते बलते ही सुनते हो? जो पसंद है वही मोबाइल में रहते हैं वही सुनते हो? तो फील कैसा देता है आपको गाना सुनने के बाद? अच्छा लगता है, ठीक है, फ्रेश लगता है। तो म्यूज़िक की डेफिनेशन वही है, अ प्लीजेंट साउंड फॉर योर माइंड। ठीक है, ये होती है म्यूज़िक, सिंपल कहने के बाद। कर्कश आवाज़ वाले या कम आवाज़ वाले या बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले भी नहीं सुनते हम लोग। क्या सुनते हैं? स्पेसिफिक सुनते हैं ना। किसी को गज़ल अच्छी लगती है, किसी को सॉफ्ट सॉन्ग अच्छे लगते हैं। देखो, साइलेंट सॉन्ग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुझे साइलेंट सॉन्ग पसंद है, ये बहुत ही घटिया बात है, ये बात बता देता हूँ। साइलेंट सॉन्ग ये चीज़ नहीं होती। बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे साइलेंट सॉन्ग पसंद है। साइलेंट क्या होता है? मोबाइल अगर साइलेंट पे गया तो वो बजता है क्या? नहीं बजता। अगर बजता नहीं तो फिर सॉन्ग कैसे हुआ? वो साउंड चाहिए ना हमें। तो दे आर द सॉफ्ट सॉन्ग्स जो हमारे कानों को अच्छे लगे। तो म्यूज़िक समझ में आया क्या होता है? अ प्लीजेंट साउंड फॉर हियरिंग, अच्छा लगने के लिए। ठीक है, जो कानों को अच्छा लगे, जो ध्वनि कानों को अच्छी लगे उसे कहते हैं हम लोग म्यूज़िक। ठीक है, इसके बाद साइलेंट सॉन्ग नहीं होता, याद रखना हमेशा। दे आर सॉफ्ट सॉन्ग, गज़ल्स, ठीक है, रॉक पॉप, ये अलग चीज़ है, उनमें डिफरेंट है। ठीक है, डीजे, डॉल्बी डिजिटल, ठीक है, वो भी अलग है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में है। ठीक है, प्लीजेंट साउंड फॉर योर माइंड, हार्ट, सोल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो दिल को अच्छा लगे, जो दिमाग को अच्छा लगे वो साउंड, उसे क्या कहते हैं? म्यूज़िक कहते हैं। फालतू की सुनते हो क्या? नहीं सुनते ना। म्यूज़िक क्या होता है हमारे लिए? म्यूज़िक क्या है? जो अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद साउंड क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको ये पता है कि एक एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा है ना साउंड से क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन सकते हैं। अच्छा, साउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? कहाँ से साउंड सुनाई देता है हमें? अरे गाने सुनते हो तो कहाँ से सुनते हो? हेडफोन या फिर डीजे में, स्पीकर से। ब्लूटूथ भी रहा तो भी वो स्पीकर से रहता है ना, कानों को स्पीकर से ही सुनते हो ना। एक स्पीकर है जो बजता है, उससे तरंगे निकलती है और हमें सुनाई देती है। तो स्पीकर किससे अटैच रहता है? बॉक्स से, सिस्टम से। सिस्टम किसको अटैच रहता है? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक विद्युत तरंग है, वो किसका कन्वर्ट हो रहा है? साउंड में कर रहा है कन्वर्ट। ठीक है, तो ये इसका मीडियम कौन सा है? कौन कन्वर्ट कर रहा है? स्पीकर्स कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो मीडियम कौन सा है? स्पीकर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि स्पीकर क्या करता है? एक मीडियम है जो इलेक्ट्रिक तरंगों को क्या कर देता है? साउंड में कन्वर्ट करता है। अगर आप कोई बक्सा डायरेक्ट स्पीकर भी प्लग में घुसाड़ते हो और प्लग लगाते हो तो बीप जैसा आवाज़ आता है, यानी वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट वो कौन सा साउंड कन्वर्ट करे, इसलिए हमारे पास और चीज़ें भी होनी चाहिए जो होती है एम्पलीफायर वगैरह। ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं, वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो ध्वनि, साउंड क्या होता है? अध्वनि तरंगे
अनुदैर्घ्य, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। बताओ, इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में, इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है, इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। कंपन से होती है, ठीक है। आप लिखो इंग्लिश में, साउंड वेव्स आर वेव्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, इतना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। साउंड वेव्स ऐसी वेव्स है जो वाइब्रेशन से मिलती है, ठीक है। सिंपल है डेफिनेशन। अभी सेकंड, हर एक वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है क्या? ठीक है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये 100% है। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये 100% है। लेकिन हर एक वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिख सकते हो, सभी प्रकार के कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। सभी प्रकार के कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। इंग्लिश में, नॉट ईच वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। सभी प्रकार के कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ध्वनि की चाल पर प्रभाव, ध्वनि की चाल पर प्रभाव। तो एक्चुअली ये ध्वनि की चाल पर प्रभाव क्या होता है? डेक लगाया हमने, ठीक है। अगर हम इसी कमरे में डेक लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ तक बैठे तो साउंड वेव्स आएगी धीरे 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 हमारे कान के पास, और हमें अच्छा लगेगा। यहाँ से अगर मैं तथागत चौक पे बैठा और यहाँ पे गाने बज रहे हैं तो सच में आवाज़ आएगा? पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, जो ध्वनि की लहरें, जो वेव्स आ रही है, वो उसकी रेंज है कुछ, यहाँ से वहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक आ रही है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रही। तो ये भी एक डिस्टेंस भी एक मैटर करता है उसे, ठीक ठीक। तो यही होता है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है और जहाँ तक हम सुनते हैं उसे कहते हैं ध्वनि की चाल पर प्रभाव, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सक्सेसिव रिसीवर। सोर्स एंड रिसीवर का डिस्टेंस जिसे कहते हैं उसे ध्वनि की चाल पर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि की चाल हम ध्वनि की उत्पन्नता से, ध्वनि की चाल हम ध्वनि की उत्पन्न होने वाली वस्तु से हमारे कानों तक प्रगमन करती है, प्रगमन करती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, ये यहाँ तक समझ में आया कि क्या क्या बताया मैंने? ध्वनि की चाल क्या होती है? जहाँ तक आपको साउंड सुनाई देता है, जहाँ से चालू हुआ है वहाँ तक रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि आप अगर एक मौसम है, जैसा अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है या आगे बढ़ेगा, आज तो थोड़ा गर्मी है, बट अगर ठंडी का मौसम आता है तो क्या होता है? आप ठंडी के मौसम में डीजे सुनो, डीजे सुनते हो ना, ठंडी के मौसम में डीजे सुनो और गर्मी के मौसम में डीजे सुनो, सेम स्पीकर लिमिट से, ठीक है। विंटर, ठीक है, कोहरा, समर, ठीक है, या गर्मी, दो सेक्शन है हमारे पास।
इसमें क्या रहता है, जब ठंडी गिरती है तो हवा में ये पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। ये काय के पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। पानी की बूंदें रहती है हवा में, मॉइस्चर रहता है, कोहरा छाता है तो इसमें क्या रहता है, खुला आसमान, ठीक है। तो साउंड की गति इसमें ज़्यादा होंगी, यानी ध्वनि इसमें ज़्यादा होंगी या इसमें ज़्यादा होंगी, में ज़्यादा होगी। कौन सा सही है? ये ए है, ये बी है, कौन सा सही है इसमें? जाहिर सी बात है कि इसमें ये है तो इसको तो ये रोकेगा, यानी इसमें गति क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है, और इसमें गति ज़्यादा होगी। समझ में आता है, इजी है कंसेप्ट इसका, ठीक है। तो ये कितनी ज़्यादा होती है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े, ये इम्पोर्टेंट है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े तो ध्वनि की गति 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े तो ध्वनि की गति 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। समझ में आया, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़े, समझ लो, तो डिग्री 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड ज़्यादा होती है उसकी साउंड की, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो गया साउंड के लिए। किसका इफेक्ट है ये, टेम्परेचर का। ये किसका इफेक्ट है, टेम्परेचर का। अगर ये प्रेशर लगा रहा हूँ मैं और स्पीकर वहाँ पे बज रहा है तो कोई इफेक्ट होगा, गाना सुनाई देगा आप लोगों को। तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता। भले टेम्परेचर बढ़ा तो 0.61 मीटर पर सेकंड से क्या होता है, वो गति बढ़ जाती है साउंड की, बट प्रेशर या दाब बढ़ा तो साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए लिख सकते हैं हम प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड पे, या फिर लिख सकते हैं हम लोग दाब का कोई प्रभाव नहीं गिरता साउंड पे, ठीक है। ठीक है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं गिरता। व्हाट अबाउट घनता और आर्द्रता? आर्द्रता और घनता, डेंसिटी और विस्कोसिटी। अगर हवा की घनता ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्ट ज़्यादा करेगा, कम हो जाएगा, कम है कम हो जाएगी, ठीक है, वही इफेक्ट गिरेगा। तो ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही आपको यही है। वो कोहरा है तो ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी ज़्यादा होंगी तो रोकेगा साउंड को, वही बताया। समर में खुला है, चला जाएगा आगे, ठीक है। ठीक है ना। आपने ये सुना होगा कि हम लोगों को एयरपोर्ट पे रहने नहीं देते, यानी प्लेन के पास नहीं रहने देते। क्यों? क्यों? ठीक है, तो नॉर्मल साउंड हियरिंग कैपेसिटी, हमारा कान कितना सुन सकता है, हमारे कान की कैपेसिटी कितनी है, कान की क्षमता आवाज़ सुनने की, ठीक है, नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी और आवाज़ सुनने की कान की क्षमता। तो वो होती है एक फ्रीक्वेंसी में, साउंड किस में मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी में। तो वो होता है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। कान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ होती है, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। आपने पंचबोल देखा है, गए हो पचमढ़ी वचमढ़ी गए हो कहीं? चलो हिली एरिया में गए हो कहीं?
हिल वाले पहाड़ों में, हाँ पहाड़ों में जैसे दीक्षा भूमि गए हो कभी चिल्लाए घूमट में, चिल्ला के देखना। ओके हाँ बाउंस होती है वॉइस तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे हम हैं, यहाँ से हमने आवाज़ मारी तो यहाँ पे जाके हमको खुद को आवाज़ आती, तो इसे कहते हैं इको, प्रतिध्वनि। ये होता है इको और प्रतिध्वनि, ठीक है, इको और प्रतिध्वनि। तो ये कब सुनाई देता है, कब सुनाई देगा आपको? यहाँ से मैं अगर चिल्लाऊँ तो आपको रिवर्स आवाज़ आएगी क्या? मुझे रिवर्स आवाज़ आएगी नहीं। तो उसके लिए कुछ एक रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होता है 6.6 मीटर, जो हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 17 मीटर। इको के लिए जो आदमी है और जो सोर्स है जहाँ से इको हो रहा है, ठीक है, एक आदमी या औरत है, एक जगह पे आवाज़ मार रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसको ही आ रही है। उसके लिए उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 6.6 और 17 मीटर। ये 17 मीटर लिख लो, ठीक है। इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमें इको आएगा, तभी हमें इको आएगा। आप अगर पहाड़ी एरिया में जाते हो, अगर आजू बाजू से पहाड़ियाँ घिरी है, आप ज़ोर से चिल्लाते हो तो आपको 2-3 बार आवाज़ आता है आपका खुद का, तो वो होता है इको और प्रतिध्वनि। तो हमारे बीच में जो चिल्ला रहा है उसके बीच में और पहाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तब 17 मीटर से ज़्यादा। मिनिमम 17 है, मैक्सिमम कितना भी रह सकता है, समझ में आया? मिनिमम 17 है, मिनिमम डिस्टेंस ही पूछता है, मैक्सिमम थोड़ी नहीं पूछेगा। 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1 किलोमीटर पे भी हो सकता है। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम 17 मीटर तक होना ही चाहिए, तभी हमें इको आता है। कभी जाओ दीक्षा भूमि में तो घूमट में चिल्ला के देखना, वो रिवर्स में आवाज़ आएगा, क्योंकि उसकी हाइट इससे भी ज़्यादा है और आवाज़ टकरा के वापस आती है। तो इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझ में आ गया, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। और जब हम एरोप्लेन पे जाते, एरोप्लेन यानी हम लोग जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट से जो एरोप्लेन उड़ने का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, जो लगभग मुझे लगता है 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर सामने होता है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है, जो है वो उड़ता है तो लगभग 40 से फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। तो ये सुन नहीं सकते हम लोग, क्या हो जाएंगे? बहरे हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमको एयरपोर्ट से बाहर ही रुकना पड़ता है, ठीक है। वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बैट्स है हमारे बैट्स, तो वो अल्ट्रासोनिक तरंग से फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, वही रिसीव करते हैं। तो ये बैट्स के बारे में हम आगे देखें। बैट्स यानी वटवागुड़, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ को आँखें नहीं होती, ये सुना है? जो उल्टे लटके होते हैं, कभी से नहीं दिखाई देता उन्हें, कभी भी नहीं दिखाई देता, उनको आँखें नहीं होती, उनके पास ये है, हियरिंग सेंस उनका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगें वो छोड़ती है, एक जगह पे लगती है, लग के वापस उनको ही आती है, तो उन्हें पता चलता है कि पाथ क्लियर है, ठीक है। अगर उनको ये भी पता चला कि सामने में कुछ तो भी गड़बड़ है तो वो रास्ता बदल लेते हैं। तो उनमें बहुत अच्छा एक रडार सिस्टम होता है जो एक्सेप्ट करता है, कैच करता है और सेंड करता है और रिसीव करता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, वो सामने देखेंगे हम लोग। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बहुत ज़ोर से साउंड आए हमारे कान पर तो उसका इफ़ेक्ट हमारे कान पर कितने टाइम तक रहता है? 2 सेकंड पहले मिक्सर चल रहा था, बंद हुआ, कितने सेकंड तक कान पे इफेक्ट रहा? क्वेश्चन समझ में? एक साउंड है,
चल रहा था मिक्सर का, पता है आपको, जैसे बंद हुआ तो इफेक्ट कितने समय तक रहता है, तो वो है 1/10 ऑफ सेकंड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव, हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। द इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन योर ईयर्स इज 1/10 सेकंड। इतने सेकंड हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव, हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। तो इसमें 1/10 सेकंड, हाँ बंद हो गया तो 1/10 तक रहेगा, फिर उड़ जाएगा। हम लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान दिया क्या आपने, बंद हो गया तो अच्छा लगने लगा, लेकिन कितने सेकंड तक हमारी इफेक्ट रहा, तो 1/10 सेकंड तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ध्वनि की विवर्तन। ध्वनि की विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या चीज़ होती है। तो कुछ साउंड इस दीवार से बाहर जा सकते हैं, नहीं, जा सकते हैं ना, कुछ साउंड जा सकते हैं, डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी। जोर से चिल्लाओ ऑब्वियसली सामने वालों को डिस्टर्ब होगा, वो बोलेंगे कि मुझे तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे बात करूँ, नहीं होगा। तो कुछ साउंड ऐसे जो इसको पार करके भी जा सकते हैं। ठीक है, कुछ साउंड ऐसे जो इसको पार नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको पता ही है। तो एक सेंटेंस लिख लो, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की 1 मीटर की 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो, एक बाय 1 करोड़ 7 जीरो। अतः जब इसे कोटि का अवरोध, जब इसे कोटि का अवरोध, कोटि यानी 1 करोड़, कोटि का अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, ध्वनि के मार्ग में आता है, ध्वनि के मार्ग में आता है, तो ध्वनि अवरोध, तो ध्वनि अवरोध, तो ध्वनि अवरोध किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, तो ध्वनि अवरोध किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ से मैं साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, चिल्लाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहले 1 बार स्ट्राइक करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, कितने बार करेगा, 1 करोड़ बार। हमें लगता नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतने फास्ट स्ट्राइकिंग होती है। ठीक है, तो कितने बार करेगा, 1 करोड़ बार। अगर नहीं हो रहा है, जा रही फिर भी पास नहीं हो रहा, तो वो क्या कर देगा, रास्ता मोड़ देगा। समझ में आ रहा है। अगर हम किसी चीज़ पर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो कितने बार चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं सुन रहा है तो दूसरे की तरफ वो मुड़ जाएगा, जो दूसरा सुनने वाला होगा। इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन और विवर्तन साउंड का। यानी कोई चीज़ अगर मैं चिल्ला रहा हूँ तो इस ध्वनि के यहाँ पे जाएगा 1 मीटर पे,
फिर वहाँ पे स्ट्राइक होते 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 1000 बार वो 1 करोड़ बार ट्राई करेगा जाने के लिए। अगर नहीं जा पाए तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट रेंज में। तो इसका एक ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये होता है हमारे सोनार सिस्टम में। ये किस में होता है, सोनार सिस्टम में, ठीक है, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये इसमें भी यूज़ होता होगा ना? हाँ उसमें होते हैं, ये बताता ना, वो पानबुड़ी सोनार सिस्टम के लिए यूज़ होती है। सोनार क्या होता है, नेविगेशन करता है। नेविगेट करता है कि पानी की गहराई कितनी है, पानी की गहराई कितनी है, ठीक है। टाइटैनिक डूबा था ना, तो उसमें ये नहीं था इसलिए डूबा था, अगर ये होता तो नहीं डूबता था, ठीक है, उन्होंने हल्के में ले लिया था। तो ये है, ठीक है, इसकी वजह, इसके ये इतने बार भेजता है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती है सोनार पर, पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्शन में मुड़ना है। तो ये है समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है, गहराई पता सोनार से ही होती है। और वो जो मतलब अगर आजू-बाजू में कोई और चीज़ है उसके भी रिफ्लेक्शन से आ जाती, तो वो मेज़र करता है। एक्चुअली वो ऐसा समुंदर है, यहाँ पे हमारी सबमरीन है, ठीक है, ये यहाँ से रेंज छोड़ता है, तो वो ऐसे जोन में छोड़ता है, तो वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है कि इतना है, छोटा है, छोटा है, तो इससे ये रिवर्स होती जाती। तो ये बताता है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है पार्टिकल। छोटा सा पार्टिकल है तो ये इग्नोर कर देंगे, लेकिन बड़ा है, पत्थर वगैरह लगा है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते, वो डायरेक्शन बदल देते अपना, ठीक है। संकेत भेजने के लिए, साउंड संकेत भेजने के लिए भी इसका यूज़ होता है। वो आपने मार्स कोड सुना है, मार्स कोड सुना है क्या, पता है, मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं मार्स कोड, ताकि साउंड को सुना जाए और साउंड से पता चले कि हमें ये क्या बोलना चाहता है, जिसे कहते हैं मार्स कोड। तो वो भेजने के लिए भी इसका काम होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं संकेत भेजने में। हाँ, उसके साथ साथ इसका यूज़ जो दूध है हमारा, दूध में अगर कीटाणु उटाणु है वो भी मारने में काम में आता है। दूध के अंदर जो कीटाणु है वो मारने के काम में भी आता है, यानी दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने के काम में भी ध्वनि का यूज़ करते हैं हम लोग। ध्वनि का यूज़ करते हैं। गाठिया पता है, शरीर की गाठिया क्या होती है, क्लॉट्स। ट्यूमर्स पता है, ट्यूमर्स गाठिया। किसी को अगर कैंसर होता है तो क्या होता है, गांठ बन जाती है, ठीक है, उसे ट्यूमर कहते हैं। ये भी पता लगाने के लिए ध्वनि की विवर्तन का उपयोग किया जाता है। ब्रेन में ट्यूमर हुआ है, यानी ब्रेन में फोड़ा होना या गांठ जमा होना, ठीक है, तो उनको पता करने के लिए कि कितने साइज का है, इतना है, तो इसमें एक ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है। जितने साइज की ध्वनि रिटर्न आई, इतना है तो इतनी वापस आएगी, इतना है तो इतनी वापस आएगी। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है हमें कि कितना बड़ा ट्यूमर है। तो इसका भी यूज़ यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। दूसरा है ठीक है, चिमनियाँ पता है क्या होती है, ये उड़ने वाली नहीं, चिमनी उड़ने वाली नहीं। डक सिस्टम पता है, डक सिस्टम नहीं पता, चलो चिमनी पता है क्या होती है। घर का एग्जॉस्ट पता है क्या होता है, ठीक है, घर का एग्जॉस्ट भी एक प्रकार की चिमनी होती है। बट अभी नए में क्या आ रहा है कि इस प्रकार का चेम्बर रहता है,
घर के ऊपर कहीं तो भी दिखेगा आपको ये वाले, कॉलेज, ठीक है। ये टर्बो वेंटिलेटर्स है, ठीक है, टर्बो वेंटिलेटर्स कहते हैं, चिमनी, ठीक है। अभी ये यहाँ पे अगर कचरा अटक गया तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे रहता है रिसीवर, ये निकाल देते हैं, ये रिसीवर। इतना साइज है, इतना में आया, यानी यहाँ पे इतना कचरा जमा हुआ है, समझ में आया? अगर कचरा नहीं है तो कंप्लीट यहाँ तक साउंड जाएगा, ठीक है। तो चिमनियों को साफ करने के काम में भी जो कारखाने होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, कारखानों में चिमनियाँ काली की लगती है ना, काली धूल मिट्टी चिमनियों के अंदर, तो वो हटाने के काम के लिए भी या वो जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें ध्वनि का यूज़ करते हैं, हम लोग ध्वनि का यूज़ करते हैं, डिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। तो ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल देखे हमने, ठीक है, कौन सा देखा? एक सोनार का देखा, ठीक है। कहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करते हो आप? पानी के अंदर। कहाँ पे जाता है? पानी के अंदर। कहाँ पे रिसीव होता है? पानी के अंदर। रडार भी लेंगे हम लोग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हवा में जाता है, हवा में कैप्चर होता है, हवा से हवा में ही वापस आता है। लेकिन अगर हम पानी में हैं, और हमें हवा की जानकारी देखना है, तो वहाँ पे तो ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। पहले कौन सा था? एयर था, या फिर वाटर था। अभी क्या हो गया? एयर और वाटर हो गया। तब ये चीज़ हमें यूज़ में आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। कहने का मतलब ये है कि एक बार देख लो, रडार था, ठीक है, तो एयर में गई और एयर से वापस आई, एयर में गई और एयर से वापस आई। सोनार था, ठीक है, पानी में गई, ठीक है, और पानी से वापस आई, ठीक है, पानी में गई और पानी से वापस आई। तो इसमें मीडियम एक ही है, जाने और आने का। अगर ये मीडियम चेंज हो जाते, यहाँ से मुझे यहाँ रिसीव करना है, तो अभी मीडियम चेंज हो गया, तो हमें एक मीडियम चाहिए इनके बीच में कि जो इसे कन्वर्ट करके इधर भेजे, तो उससे कहते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आया? सिंपल। यहाँ से मैंने पहले रडार था और सोनार था, ये दोनों को हटा के मैंने एक दूसरा मीडियम लगाया जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे दिखे, ठीक है, तो होता है रिफ्रैक्शन। तो लिखेंगे थोड़ा सा, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसको ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। तो उसको ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। The sound waves transfer from one medium to another medium, that is called as refraction of sound, ठीक है। ये साउंड और लाइट के बारे में भी होता है, लाइट में भी ये चीज़ आएगी आपको, ठीक है। तो साउंड के बारे में ये चीज़ होती है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होगा रिफ्रैक्शन। टेम्परेचर बदल गया तो डिफरेंट होगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का साउंड कहाँ से होता है? एक तो वाटर से एयर में देखेंगे या एयर से वाटर में दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन अच्छा है? तो समुंदर पे जाओ, समुंदर की लहरों का आवाज़ आता है कभी कभी, खड़ 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 खड़, भले ही वो 10 किलोमीटर दूर रहे, आने वाली वेव का साउंड आता है हमें, खड़ 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 खड़, फिर बाद में वो आती है। तो ये क्यों सुनाई देता है हमें? तब उसका रिफ्रैक्शन होता है। इतनी ज़ोर से लहरें दूसरी लहर को, दूसरी लहर तीसरी लहर को टकराती है, तो वाटर है ना, लिक्विड है, लिक्विड की एनर्जी, लिक्विड का साउंड किस में हो गया? एयर में। लिक्विड का साउंड एयर में आ गया ना, तो इसकी वजह से भी हमें सुनाई देता है। तो वो होता है रिफ्रैक्शन मीडियम। समझ में आया क्या? कहने की बात यही है कि पानी का साउंड हम आकाश में सुन रहे हैं या आकाश का साउंड पानी में सुन रहे हैं, तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेव। क्या होती है वेव? तरंग, तरंग, वेव। क्या होती है तरंग? ये एक तरंग है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ कर रहा हो तो ये एक तरंग है। पंखा ही ले लो, पंखे की हवा लग रही है आप लोगों को, ठीक है। क्यों लग रही है? फ्लो हो रही है। किस वजह से फ्लो हो रही है? किस वजह से फ्लो हो रही है? घूम रहा है, यानी उसको एनर्जी मिल रही है, इसलिए फ्लो हो रही है। फ्लो हो रही है यानी वहाँ से लेकर आपके शरीर तक आ रही है, यानी वो ट्रैवल कर रही है। क्यों ट्रैवल कर रही है? अभी ये बंद है तो यहाँ की हवा मुझे लगेंगी क्या? वो चालू है तो वहाँ की हवा लग रही है। एनर्जी दे रहे हैं हम लोग उसे, एक एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी से तरंगे क्या हो रही है? तैर रही है, ठीक है। वही है, तरंगों को ऊर्जा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतर करते हैं। तरंगों को ऊर्जा द्वारा, तरंगों को ऊर्जा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित। लहरें है हवा में, यहाँ पे लहरें है, सिर्फ ट्रांसफ़र कहाँ से कर रहे हैं? एक मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, पंखे की एक एनर्जी दे रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि तू इधर जा, इसलिए हमें ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो इसके भी दो टाइप हैं तरंगों के, एक है यांत्रिक और दूसरा है अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, जिसे कहते हैं हम लोग मैकेनिकल, और यह है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, इसके दो टाइप्स हैं। आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये जो है ये किस इसमें आते हैं, ठीक है। नॉन मैकेनिकल तो कोई इशू नहीं है। नॉन मैकेनिकल यानी आड़े टेढ़े हवा घूमने वाली, जिसका कोई वास्ता नहीं। पंखा बंद कर दो, यहाँ पे जितनी भी हवा रहेंगी वो नॉन मैकेनिकल रहेंगी, और जैसे ही पंखा बंद चालू कर दिया तो एक ही डायरेक्शन में हवा आ रही है आपको, ठीक है। जितना उसका घेरा है उतनी ही डायरेक्शन में आएगी, वहाँ से यहाँ आएंगी क्या हवा, तब वो आती है मैकेनिकल में। सिंपल याद रखना कि कुछ भी नहीं है, यानी दरवाज़ा खोल दूँ मैं, नेचुरली हवा बह रही है, कभी आपको हवा लगेंगी, कभी इनको लगेंगी, कभी इनको लगेंगी, कभी इनको लगेंगी, कभी मेरे को लगेंगी, तो डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रही है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, नेचुरल पद्धति से घूम रही है। जब नेचुरल होती है तो होती है वो नॉन मैकेनिकल या, ठीक है, नेचर से जो मिली है वो अयांत्रिक, ठीक है, नेचर से।
अभी ये क्या है मैकेनिकल, फैन से फैन से मिलती है, ठीक है, और कोई चीज़ों से मिलती है, हर एक चीज़ से मिलती है। इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक या चले, हमारा स्पीकर है उससे भी मिलती है, जैसा रडार है उससे भी मिलती है, सोनार है उससे भी मिलती है, भले ही वो दिखे ना, तो कुछ फॉर्म में मिलती होंगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हो तो ही तो वापस आता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हो तो ही तो वापस आता है ना, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, यांत्रिकी में। समझ में आया? तो इसमें दो चीज, मैकेनिकल में दो टाइप है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनु, इसके नाम आपको हिंदी में कठिन लगेंगे पर इंग्लिश में बहुत इजी है, जो हम लोग हमेशा सुनते हैं। ये है ट्रांसवर्स वेव्स, और इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क देखा आपने, ट्यूनिंग फोर्क आप लोगों ने ट्यूनिंग फोर्क नहीं दिखा? इस प्रकार का लोहे का एक रॉड होता है, ठीक है, ऐसे इसके बीच में ऐसा लोहा रहता है, ठीक है। वो अगर इसके ऊपर रबर मारते हैं हम लोग, रबर पैड, तो वाइब्रेट होता है ऐसे कंटिन्यूसली, ठीक है। तब वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव को प्रोड्यूस करता है। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। तो कभी लहरें ऐसी आती है, कभी लहरें ऐसी आती है अटक अटक के, ठीक है, कभी ऐसे आती है, कभी ऐसे आती है। तो ये किस वजह से आती है? यांत्रिक की वजह, मैकेनिकल की वजह से। अभी ये पंखे से जो लग रही है आपको, सीधी सीधी लग रही है, ठीक है। पंखा चालू बंद करो तो झटकों झटकों में मिलेंगी। तो ये मिल तो रही है ना पंखे से ही, दो तरीके से मिल रही है। अभी चालू है, कंटिन्यूस है, स्टॉप कर दिया, चालू कर दिया, बंद कर दिया, चालू कर दिया, बंद कर दिया, झटकों झटकों में मिलेगी। तो ये दो प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो अभी बताया मैंने, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है कानों को सुनने के लिए? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ध्वनि तरंगी, ध्वनि तरंगों की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स, हमारा परिसर ये है, यानी इतनी हमारी रेंज है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। चलो यहाँ से ही लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी रेंज कान को सुनने वाली कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर 20 किलो पर 20 किलो हर्ट्ज से भी नीचे साउंड तो होंगे ना, साउंड तो होंगे ना, 20 के नीचे भी होंगे ही ना। हमें सुनाई सिर्फ 20 से, हमें सुनाई देता है 20 से 20,000 तक, 20 से 20,000 तक सुनाई देता है। लेकिन कुछ साउंड होंगे जो 20 से कम भी होंगे,
उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स और अवश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगे जिसे कहते हैं अवश्रव्य तरंगे और इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से कम है। Yes. ठीक है, तो इसे आदमी सुन नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकते। ठीक है, तो इसे कोई तो सुन सकता होगा या कोई तो प्रोड्यूस करता होगा। तो वेल्स, जो पानी में रहने वाली वेल्स होती है ना, वेल्स मछली, ठीक है, ऐसा लिखते हैं वेल्स को। ठीक, वेल सुन सकती है। जो गेंडा होता है ना, राइनो, गेंडा, वो भी सुन सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। जो सुन सकते हैं वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नहीं समझ में कहना क्या है? अगर मैं 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता हूँ तो उतनी ज़ोर से मैं चिल्ला भी सकता हूँ, उतनी रेंज में मैं चिल्ला भी सकता हूँ, यानी प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। समझ में आया कंसेप्ट? इतने रेंज हमें सुनाई देती है तो इतने रेंज हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। हम चिल्ला के इतने कम आवाज़ में भी चिल्ला सकते हैं और इतनी ज़ोर से आवाज़ में भी चिल्ला सकते हैं। समझ में आया? यानी हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। उसी तरीके से वेल्स जो है, वेल्स या फिर गेंडा, ये इतनी तरंगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नॉर्मल वॉइस ही तो है ये। हाँ, अभी सुनेंगे ना श्रव तरंगे, ये पहला हो गया। दूसरा है श्रव तरंगे, श्रव्य तरंगे, जिसे कहते हैं ऑडिएबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स। अभी बताया कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये सुन सकते हैं। ये सुन सकते हैं। ठीक है, पहला होता है इंफ्रासोनिक, जो सुन नहीं सकते, कम है, जो वेल्स, गेंडे प्रोड्यूस करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, दूसरा है श्रव्य तरंगे, ऑडियोबल है, इंसान सुन सकता है, चिल्ला के बता, रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, और तीसरा है इंफ्रासोनिक है। चमगादड़ कौन सा करता है बोला? अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंगे जो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये 20 से कम है, ये 20 से 20,000 है, तो ये 20,000 के ऊपर होंगे। बीस 20,000 के ऊपर वाले, 20,000 के ऊपर है तो बैट्स है, बंदर है, डॉल्फिन है, तेंदुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, चमगादड़, डॉल्फिन, तेंदुआ। आपने ये सुना होगा ना कि कुत्ते या बिल्ली को भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है। सुना तो होगा, तो सही है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, इससे भी ऊपर, तो उनको जल्दी सुनाई देती है सबसे पहले, तब वो घर के बाहर भाग जाते हैं, उसके पीछे पीछे इंसान भाग जाते हैं। ठीक है, चमगादड़, बैट है, यहाँ पे हमने खंबा रख दिया, चमगादड़ है,
उड़ रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर होता है। चमगादड़ बैट यहाँ से स्ट्राइक करता है और रिवर्स आता है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये कौन से रेंज में आता है, अल्ट्रासोनिक के। अगर ये रिवर्स आए तो इसे पता चल जाता है कि इतने डिस्टेंस पे मुझे एक ऑब्स्ट्रैकल मिलेगा, तो वो क्या कर देता है, अपना पाथ चेंज कर देता है। इसको नहीं चेंज कर सकता ना वो, उसे ऑब्स्ट्रैकल पता है लेकिन कौन सा ये पता है क्या, नहीं। तो वो क्या कर देता है, अपनी पाथ चेंज कर देता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है अल्ट्रासोनिक का, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हो गया, ठीक है। तो ये होती है हमारी सुनने की या ना सुनने वाली, हम सुन सकते हैं या नहीं सुनती, ये हमारी रेंज है। 20 के नीचे नहीं सुन सकते, जो वेल्स सुन सकती, सुन लो। 2 मच्छियाँ हैं, जो मछलियाँ, एक वेल्स है, दूसरी डॉल्फिन है। वेल्स है जो 20 के नीचे सुन सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, वो वेल्स है। और डॉल्फिन जो है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर सुन सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है। और इसीलिए जो डॉल्फिन है वो समझदार जानवरों में आता है, ठीक है, समझदार जानवरों में आता है। इंसान टॉप पे है, दूसरा गोरिल्ला, तीसरा बंदरों पे मत जाना, ठीक है। वेल्स है, वेल्स मछली समझदार, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है हमारा डुक्कर, सुअर, पिग, ठीक है। ज़्यादा नहीं, गोरिल्ला और डॉल्फिन याद रखना। ये हम सुनने वाली रेंज है हमारी, ठीक है। अभी कुछ ऐसी भी रेंज होंगी जो इसके बाहर जाती होंगी, ठीक है। तो अयांत्रिकी तरंगे या विद्युत तरंगे, अयांत्रिक और विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगे, नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला चैप्टर, पहला ही सेंटेंस क्या बोला था मैंने, पहला चैप्टर था, पहला ही सेंटेंस था, इसके बारे में कुछ बताया था मैंने। किससे आते हैं, क्या क्या आता है, हीट और लाइट इस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। दिखता है क्या हमें, सोलर से लाइट आ रहा है, सुनाई दे रहा है क्या हमें, सोलर से लाइट आ रहा है ना, हीट भी आ रही है, सुनाई दे रहा है क्या, तो वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ऐसी इसको ही पैरेलल कौन सी होंगी, जो हवा में है लेकिन सुनाई नहीं दे रही, उसके लिए हमें कुछ डिवाइस चाहिए। मोबाइल में ऐसा कुछ है एप्लीकेशन, आपके मोबाइल में ऐसा कुछ है जो हवा में है लेकिन कुछ लगाने के बाद ही हमें सुनाई देता है, रेडियो। रेडियो नाम सुना है, क्या करते हम लोग, प्लग लगाते, ऐप ऑन करते, तो प्लग क्या करता है, एक एंटीना का काम करता है। ये एंटीना है जो रिसीव करता है, यहाँ पे रेडियो बजता है हमारा, तो वो भी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हवा में है, 100% है, नहीं रहते तो सुनाई देता क्या, ठीक है, हार्मफुल नहीं है, हवा में जाती है, सुनाई देती है, पर उसके लिए कुछ रिसीवर होना है। अभी है तो सुनाई दे रहा है क्या रेडियो आपको, जब तक कॉर्ड नहीं लगाते तब तक नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें लिखेंगे, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। रेडियो वेव्स आप मार्स तक भी भेज सकते हो, यहाँ से पृथ्वी से चांद तक भेज सकते हो, मार्स तक भी रेडियो वेव्स भेज सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, लिखो। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी।
ये निवार्त में भी संचारित हो सकती है। निवार्त, निवार्त यानी क्या होता है? ये निवार्त या में भी संचारित हो सकती है। निवार्त, कुछ वैक्यूम नाम सुना है आपने? वैक्यूम नाम सुना है ना? निवार्त, वैक्यूम, इट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम, संचारित हो सकती है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निवार्त में भी संचारित हो सकती है। एग्जाम्पल, प्रकाश तरंगे, ये निवार्त में से भी संचारित हो सकती है। निवार्त क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है, ये वैक्यूम से भी संचारित हो सकती है। और रेडियो तरंगे, लाख, ठीक है। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दो, विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव, विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती है, तो नहीं स्थ, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है, तथा ये प्रकाश की गति से चलती है, तथा ये प्रकाश की गति से चलती है, तथा ये प्रकाश की गति से चलती है। आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स विच ट्रैवल इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ट्रांसवर्स वेव्स विच ट्रैवल टू द ट्रैवल इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट था कि कितनी रहती है। स्पीड है, स्पीड किस में मेजर करते हैं? यूनिट स्पीड। गाड़ी की स्पीड मेरी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, किस में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड तो फिक्स है, आवर्स नहीं। सबसे छोटी यूनिट सेकंड ही है, सबसे बड़ी यूनिट सेकंड ही है, हमेशा याद रखना, ठीक है। MLT में T हमेशा सेकंड में ही होता है, भले ही ये केजी में आता है, ठीक है, केजी में आता है या ग्राम में आता है, लेंथ में मीटर या सेंटीमीटर में आता है, लेकिन टाइम सेकंड में ही रहता है। आवर्स तो हम हमारे सुविधा के लिए लेते हैं कि ज़्यादा इकाई को कम करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो हमेशा सेकंड में ही रहता है, ठीक है। तो जो ध्वनि की लहरें आती है वो स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से आती है। कौन सी? सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारे सुनाई देने वाली नहीं। 2 तरह की लहरें बता देता हूँ कि कान को सुनने वाली, ये कान को सुनने वाली रेंज है, ठीक है। तब ये 343, ठीक है, और ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो होती है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। तो दोनों लिख के देता हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई भी दे सकता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितनी स्पीड से आते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से पृथ्वी पर आती है या ट्रैवल करती है। समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया। और यही चीज़ है, यही एक चीज़ है, इसकी वजह से जैसे फटाका फुटता है या आकाश में कुछ फुटता है, ठीक है, बॉम्ब वगैरह फोड़ते हैं ना, तब हमें लाइट पहले दिखता है और उसके बाद तो वो कितने स्पीड से भागता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आंखों पे आता है, इसीलिए लाइट पहले दिखता है। और थोड़ी देर बाद टुक से आवाज़ आता है। तो वो टुक से आवाज़ क्यों आता है? जो स्पीड में रहेगी वो जल्दी दिखाई देगी या जल्दी सुनाई देगी, जो कम है तो, ठीक है। तो यही रीज़न है, ठीक। इसके बाद रेंज है कुछ इसकी, तो वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक के लिए समझ में आ गया क्या होता है साउंड? रेंज है इसका, कौन सी चीज़ें कैसी कब कैसे चलती है, एक रेंज दी है कि गैमा रेस कैसे आती है, वेव्स ही है ना, वो साउंड ही है, भले ही दिखाई नहीं दे सुनाई नहीं दे। गैमा रेज हो गए, अल्ट्रासोनिक हो गए, इंफ्रा हो गई, उसके बाद हमारे एक्सरेज हो गई, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें इसमें आएगी कि खोजकर्ता कौन है इनके, जो प्रेजेंटली किसने खोजा गैमा रेज, किसने खोजा एक्सरेज, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, विकिरण रेडियो वेव्स किसने सुनी, तो ये अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।